हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किए थे। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कैसे आया उसको भी कंसिडर किए थे और लास्ट ही हम लोग देख रहे थे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से, और वो भी वैसे ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्सिंग से जिनका एनर्जी कंपेरेबल होता है। तो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हमेशा बराबर होता था और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का प्रॉपर्टी या कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जा रहा था। उसके हिसाब से कितना परसेंट एस होगा, कितना परसेंट पी होगा, इसको भी हम लोग कैलकुलेट किए थे और देख रहे थे कि एस कैरेक्टर यदि बढ़ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, लेकिन पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उससे साइज बढ़ेगा। इतना चीज़ हम लोग देखे थे। तो उसी हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग, उसी हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगला पॉइंट जो इसमें होगा कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन द space in particular directions. The hybrid orbitals are oriented in the space in particular directions to give the definite shape of the covalent molecule or ion. That is, the hybrid orbitals have directional characteristics. The hybrid orbitals have directional characteristics. Atomic orbitals are also directional except s orbital, which is spherically symmetrical and hence non-directional. लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी हो, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, ऑल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज दे ओरिएंटेड इन द पर्टिकुलर और स्पेसिफिक डायरेक्शंस टू गिव द डेफिनिट शेप ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन। क्या इसका मतलब है समझते हैं हम लोग। एसपी हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट किए थे, तो जब आप एक S और एक P मिलाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन SP बनेगा। और SP हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा जरा आप समझोगे अच्छे से इसको आप, कि यहाँ से जो है चूंकि दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो नए ऑर्बिटल्स भी तो दो ही बनेंगे, SP ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलेंगे, और वे जो ऑर्बिटल्स होंगे ऑब्वियसली वे किसी से बॉन्ड बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ ऑर्बिटल के अरेंजमेंट को ना देखते हुए बॉन्ड के अरेंजमेंट को देखें कि sp मतलब यहाँ से हुआ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ इसका मतलब कि दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ऐसा। और ये जो दो कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे इनका जो अरेंजमेंट होगा स्पेस में कुछ ऐसा होगा। यहाँ सेंट्रल एटम होगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, मतलब दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वह होगा 180 डिग्री। तो याद रखेंगे कि जब दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनका एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, इस शेप का नाम है लीनियर, और लीनियर अरेंजमेंट होगा तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल्स कई हैं जैसे BCl2, C2H2, CO2, CS2, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, लीनियर शेप है, एंगल 180 डिग्री है और कंसेप्ट ऐसे है। उसी प्रकार से आप s का एक p का 2 मिला दो तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp2, टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड भी 3 बनेगा और उन तीनों का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा ऐसा। दिस वन एंगल की बात करेंगे तो 120, सारे शेप्स को काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग।
नाम इस शेप का है ट्राइगोनल प्लैनर। एंगल 120। एग्जाम्पल कई हैं, जैसे BF3, C2H4, कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, तो आप ध्यान रखोगे इसको। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है लीनियर अरेंजमेंट, sp2 है ट्राइगोनल प्लैनर अरेंजमेंट। उसी प्रकार से आगे की बात करें हम लोग sp3 वगैरह तक, तो यदि आप sp3 लेते हो तो s का 1 p का 3, sp3 टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसा, दिस वन, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, एंड हेयर द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें, CH4, SOCl2, SO2Cl2, XeO4, XeO3, SO4 डबल माइनस, PO4 ट्रिपल माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। शेप भले ही टेट्राहेड्रल ना हो, एंगल भले ही उतना ना हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम है। उसी प्रकार से s का 1 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 1 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। टोटल 3, एक 4 और एक 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। और इन पांचों ऑर्बिटल का अरेंजमेंट अब कैसा होगा देखोगे, ऐसा अरेंजमेंट होगा। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में इसको लिखते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंगल की बात करें तो यहाँ का एंगल 120 डिग्री है, यह एंगल 90 डिग्री है, ऐसा। एग्जाम्पल्स इसके भी कई हैं, जैसे PCl5, SF4, ClF3, XeF2, XeOF2, XeO2F2, I3 माइनस, ICl2 माइनस। तो बताए ना, इन सारे मॉलिक्यूल से आयन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d होगा। शेप इनका भले ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना हो, एंगल भले ही इतना ना हो, लेकिन शेप वही रहेगा। इन सारे फिगर्स को आगे हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं, जब एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन को डील करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये sp3d तक। इसके बाद का जो है sp3d2, वहाँ भी हम लोग देख लें। तो sp3d2 मतलब s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d का 2, ऐसा। एक s का, p का 3 और d का 2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाना है sp3d2। टोटल 3, 2, 5, 1, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट क्या होना है, तो ऐसा। And this arrangement is called octahedral arrangement, and here all angles are 90 degree. Examples: SF6, XeF4, XeOF4, ICl4 माइनस, ClF5 माइनस, ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स आयंस हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। उसी प्रकार से S3p 3d, तो हो जाएगा sp3d3, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन 7 ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा होना है, तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ऐसा। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। Here this angle is 72 degree and this one is 90 degree.
और भी 90 डिग्री 72 डिग्री के एंगल से डिटेल में देखा जाएगा। एग्जाम्पल है IF7 XeF6 ऐसे। तो ये कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है जो कॉमन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 कॉमन है। इसके अलावा जब आगे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन और भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2d भी होता है, dsp2 भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन sd3 भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 भी होता है, हाइब्रिडाइजेशन dsp3 भी होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी जाने जाते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। और इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग क्लास 12th या उसके बाद पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट में जो 11th है फर्स्ट ईयर उसमें इन हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन नहीं है, लेकिन हाँ कॉमन ये है तो उसके अलावे जानोगे कि ये सभी हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल हैं। कैसे हैं क्या है आगे उन चीज़ों को जो है देखा जाएगा या उन चीज़ों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन गिविंग द डेफिनिट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। उसके बाद ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड कैसा बनाएंगे। तो ऑर्बिटल्स कोई भी हो बॉन्ड कैसा बनाएगा वह डिपेंड करेगा ऑर्बिटल के साइज पे, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पावर पे। यदि ज़्यादा ओवरलैपिंग पावर का ऑर्बिटल है तो वह एक मजबूत बॉन्ड बनाएगा, ओवरलैपिंग पावर यदि कम है तो कमज़ोर बॉन्ड बनाएगा। अब आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का डिटर्मिनेशन। तो याद रखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल का या आयन का नहीं होता है, बल्कि उस मॉलिक्यूल या आयन में जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो डिटरमाइन किया जाता है वह ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर। एंड व्हाट इज स्टेरिक नंबर? तो स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, या यही बराबर हो जाएगा किसका? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड किया स्टेरिक नंबर पे, एंड स्टेरिक नंबर इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड या नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं उनका संख्या स्टेरिक नंबर कहलाएगा, या जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पहले कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही बनते हैं जितने कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, मिलते हैं उस आधार पे। अब ये स्टेरिक नंबर निकालने के कई तरीके हैं। स्टेरिक नंबर निकालने के कई तरीके हैं। तो एक जो तरीका है सबसे सिंपलेस्ट स्टेरिक नंबर बराबर वह क्या है? v प्लस m माइनस c/2। हेयर व्हाट इज v? v इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या है। व्हाट इज m? m is the number of मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम मतलब कि जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और O पे एक नेगेटिव रहा तो ये सभी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो मोनोवैलेंट की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद व्हाट इज C? तो C इज द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल या फिर आयन। अच्छा, तो ये v प्लस m माइनस c/2 इसको आप याद रखोगे, बड़ा आसानी से आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लोगे, और स्टेरिक नंबर फाइंड आउट किए तो वहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन की ओर बढ़ोगे और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लोगे पता कर। कई एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं हम लोग। नंबर 1
सिंपलेस्ट CH4। विच वन इज सेंट्रल एटम, बताया गया पीछे, शुरू में जो लिखा हुआ रहेगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 और 4, सो V इक्वल टू 4। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, टोटल हाइड्रोजन 4, सो M इक्वल टू 4। कोई चार्ज है नहीं है तो C इज इक्वल टू 0। सो नाउ स्टेरिक नंबर, Sn इज स्टेरिक नंबर, V प्लस M माइनस C बाई 2, तो 4 प्लस 4 माइनस 0 बाई 2 मीन्स 4। अस्टेरिक नंबर 4 आया मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो क्या नाम होगा, sp3, मतलब s का 1 और p का 3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ। इसको याद रखेंगे कि इन CH4 मॉलिक्यूल द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप निकालो SO2Cl2 की, सेंट्रल एटम कौन है भाई यहाँ, तो सेंट्रल एटम है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 286, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से V इक्वल टू 6। मोनोवैलेंट एटम कितने, तो देखो ऑक्सीजन क्लोरीन दो है, तो ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट में क्लोरीन आता है, O पर माइनस रहेगा तब ना मोनोवैलेंट, तो है ही नहीं। तो V6 मोनोवैलेंट एटम देखेंगे, क्लोरीन को 2, कोई चार्ज है क्या, नहीं है, 0। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, V प्लस M माइनस C बाई 2, सो 6 प्लस 2 माइनस 0 बाई 2, 8 बाई 2 मीन्स 4, और 4 मतलब 1 S और 3 P, sp3 आ गया। मतलब यहाँ भी सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड नंबर, जैसे आप बात करो XeO2F2 की, दिस वन हेयर, विच वन इज सेंट्रल एटम, xenon इज सेंट्रल एटम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ xenon, 54, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 18 8, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन है, कितना, 2, चार्ज 0। सो स्टेरिक नंबर 8 प्लस 2 माइनस 0 बाई 2, तो 10 बाई 2 5, तो 5 मीन्स 1s 3p 1d, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है। उसी प्रकार से आगे आप चल सकते हो। कोई चार्ज वाले स्पीसीज की बात करें, जैसे मान लो है ICl2 पर प्लस, ऐसा कोई स्पीसीज, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। ऑब्वियसली सेंट्रल एटम आयोडीन का पता करेंगे हम लोग, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, 2 8 18 18 7, ठीक। तो यहाँ V इक्वल टू 7। M मोनोवैलेंट, तो देखो मोनोवैलेंट आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, बट आयोडीन इज सेंट्रल एटम, तो आयोडीन को कंसिडर ही नहीं करना है, करना है क्लोरीन को, और टोटल क्लोरीन कितने हैं, 2, तो मोनोवैलेंट एटम कितने हो जाएंगे, 2। चार्ज है क्या, है, कितना है, +1 चार्ज है। स्टेरिक नंबर क्या होगा भाई, तो V प्लस M माइनस C बाई 2, V कितना है, 7, M कितना है, 2, -1 बाई 2, 9 माइनस 1 बाई 2, मतलब 8 बाई 2 मीन्स 4, एंड 4 मीन्स sp3, 1 S और 3 P, तो यहाँ से भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3 आ गया। तो ये चार्ज वाले स्पीसीज थे। उसी प्रकार से यदि आप निकालते हो Cl5+ की, ऐसा, तो देखो 5 क्लोरीन है और प्लस है, तो पांचों क्लोरीन में से कोई एक क्लोरीन को आप सेंट्रल एटम ले लोगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 और 7, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाना है, 7। M क्या होगा, तो यदि आप 5 में से एक क्लोरीन को सेंट्रल लिए हो तो बाकी 4 क्लोरीन बचेंगे, और क्लोरीन मोनोवैलेंट होते हैं, तो M बराबर 4, C बराबर +1। स्टेरिक नंबर क्या हो जाना है, तो 7 + 4 - 1 2,
क्या हो जाएगा 10/2 5 मतलब sp3d। ऐसा कुछ नेगेटिव वालों का देखें हम लोग, कुछ नेगेटिव आयंस का। तो नेगेटिव आयंस में जैसे कि आप बात कर रहे हो SO4 डबल माइनस के, ऐसा। तो SO4 डबल माइनस की यदि आप बात कर रहे हो तो यहाँ से सेंट्रल एटम कौन होने वाला है? ऑब्वियसली सल्फर होगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, 2, 8 और 6। B = 6। मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं है, 0। चार्ज है क्या? C है, कितना? -2। अस्टेरिक नंबर क्या होगा? तो V + M - C/2। V कितना है? 6। M कितना है? 0। C कितना है? -2/2। तो 8/2 मतलब 4 मतलब sp। ऐसा है। तो चार्ज भी है तो बड़ा हिचकिचाने की बात नहीं है, इस प्रकार से आप यहाँ से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल हो ICl4-। आयोडीन इज द सेंट्रल एटम, 53, 2, 8, 18, 18, 7। सो हेयर V = 7, M 4 क्लोरीन है 4, C = -1। सो व्हाट विल बी द स्टेरिक नंबर? तो 7 + 4 -1/2, 12/2 मीन्स 6 मीन्स sp3d2। S का 1, P का 3 और D का 2, 3, 2, 5, 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझ रहे हो बात को? तो एक बेहद आसान फार्मूला, इससे आप किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयन जो इनऑर्गेनिक नेचर का है उसका आप हाइब्रिडाइजेशन बड़ा ही आसानी से जो है पता कर सकते हो, बतला सकते हो। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे हम लोग। एक जैसे है XeO4, सेंट्रल एटम ऑब्वियसली जेनॉन होगा, एटॉमिक नंबर 54 है, तो 2, 8, 18, 18, 8। सो हेयर V = 8, M = 0, कोई मोनोवैलेंट नहीं है, C इज ऑल्सो 0। सो व्हाट विल बी द स्टेरिक नंबर? तो 8 + 0 - 0/2 मीन्स 4 मीन्स sp3। IF7 की बात कर लिया जाए, आयोडीन का 53, 2, 8, 18, 18, 7। सो V = 7। M क्या होगा? 7 फ्लोरीन है, मोनोवैलेंट, तो 7। चार्ज है क्या? नहीं है, 0। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? तो 7 + 7 - 0/2, 7 मीन्स sp3d3। S का 1, P के 3 और D के 3, sp3d3। ये जो sp-d लिखे जाते हैं ना, याद रखोगे स्मॉल लेटर्स हैं, तो स्मॉल लेटर्स हैं मतलब इनको ऐसे ही लिखना है, sp3d3। लोग ऐसे लिख देते हैं sp3d3, बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा आप कैपिटल लिख दिए हो, बहुत ज़्यादा गलत तरीका है यार, तो इसको ध्यान रखना है। तो हालांकि एक बड़ा मेथड भी है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने का, और उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टेरिक नंबर देखते हैं। तो अगला जो तरीका इसमें है कैलकुलेट करने का, जैसे आप ले लो POCl3, ठीक, और इसमें से आप कैलकुलेट करो हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का। तो एक तरीका ऐसे भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस बराबर 5। एटॉमिक नंबर 15 है तो 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 7। तो टोटल 3 क्लोरीन है, तो 3 × 7 मतलब 21। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जोड़ दो, 5 + 6 + 21।
तो 26 और 6 32 हो जाना है। तो इस स्पीसीज के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि फास्फोरस तो सेंट्रल एटम है, बचा ऑक्सीजन और क्लोरीन। ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। एक ऑक्सीजन एक ऑक्टेट बनाएगा, 3 क्लोरीन 3 ऑक्टेट, तो टोटल 4 बनेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4 ऑक्टेट, तो एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4 × 8 तो हो गया 32। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 32, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व भी हो रहे हैं 32। तो बैलेंस मतलब बचा कितना, तो 32 था, 32 तो यूज हो गया, 0 बचा। अब इसमें से निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होता है नंबर ऑफ ऑक्टेट और डुएट। तो 4 ऑक्टेट बन रहा है इसलिए बॉन्ड पेयर 4। नंबर ऑफ लोन पेयर का फॉर्मूला होता है बैलेंस बाई 2। तो बैलेंस 0 है तो 0/2 मतलब 0। और लास्ट में अस्टेरिक नंबर के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लास्ट में क्या करोगे, अस्टेरिक नंबर के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब 4 + 0 मतलब 4, और हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3। ये बड़ा मेथड है, इससे आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता चल जाएगा, लेकिन लंबा मेथड है। बन तो वैसे भी जाएगा, यहाँ से भी बनेगा। इसमें 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग और देखते हैं, तब अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे बात करें हम लोग XeOF2 की, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लो डायरेक्ट। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन का 8 लिख देते हैं, 8 जेनॉन का है, प्लस ऑक्सीजन का 6 प्लस फ्लोरीन का 7, तो 2 × 7 फ्लोरीन का है, 8 + 6 + 14 तो हो जाएगा 28। ऐसा। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेनॉन सेंट्रल एटम है, इसके अलावा 1 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन सब ऑक्टेट बनाते हैं। तो ऑक्सीजन 1 ऑक्टेट बनाएगा, 2 फ्लोरीन 2 ऑक्टेट बनाएगा, तो टोटल ऑक्टेट कितने हुए, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑक्टेट, तो 3 × 8 24। बैलेंस बचा कितना, तो था 28 लगा 24 तो बचा 4। अब यहाँ से आप निकालो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। क्या फॉर्मूला था, कितने ऑक्टेट या डुएट बन रहे हैं, तो 3 ऑक्टेट बन रहे हैं तो 3। लोन पेयर क्या फॉर्मूला था, बैलेंस बाई 2। बैलेंस कितना है 4, तो 4/2 2। अस्टेरिक नंबर जोड़ देना है, तो 3 + 2 5, और 5 मतलब sp3d। समझे, sp3d। तो यह बड़ा मेथड है, लेकिन बताया ना, इससे बॉन्ड पेयर लोन पेयर सारा बात क्लियर हो जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने इन्वॉल्व हुए, टोटल अवेलेबल कितने थे, सब कुछ इससे पता चल जाएगा। एक और आप निकालो इससे, जैसे SO3 का निकालो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, पूरे आयन का देखेंगे हम लोग। तो सल्फर का 6 होता है S, प्लस ऑक्सीजन का भी 6, 3 है ऑक्सीजन, तो 6 + 18 कितना हुआ 24। और 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और लिया होगा, तो जो और जुड़ देंगे। 2 क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव रहेगा तो हटा देंगे, तो हो जाएगा कितना 26। ठीक। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर सेंट्रल है, तो इसके अलावा 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ऑक्टेट बनाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑक्टेट, तो 3 × 8 24। बैलेंस बचा कितना, तो 26 - 24 2। तो यहाँ से आप निकाल लो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो कितना ऑक्टेट बन रहा है भाई 3। लोन पेयर तो बैलेंस बाई 2, तो 2/2 मतलब 1। अस्टेरिक नंबर 3 + 1 मतलब 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे समझ रहे हो बात को।
एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं इसमें, एक लास्ट एग्जाम्पल, और वह लास्ट एग्जाम्पल होगा CF2H+। ऐसा कार्बन सेंट्रल एटम है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल, कार्बन का 4 प्लस फ्लोरीन का 7 होता है, तो 7 × 2 या फ्लोरीन है प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हो गया 4 + 14 + 1, तो ये 5 और ये हो जाएगा 19। एक माइनस करेंगे क्योंकि चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो बचेगा कितना 18। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, 2 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो बनाएगा ऑक्टेट, फ्लोरीन क्या बनाएगा यहाँ से ऑक्टेट, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा डुएट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 ऑक्टेट एंड 1 डुएट, तो 2 ऑक्टेट मतलब 2 × 8 प्लस 2 × 1, तो हो गया 16 + 2 मतलब 18। बैलेंस क्या बचेगा यहाँ से भाई, तो 18 - 18 = 0, अवेलेबल भी 18 था, लगा भी 18, 0। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना, तो जितना ऑक्टेट डुएट बन रहा है तो 2 ऑक्टेट और 1 डुएट बन रहा है, तो 2 + 1 मतलब 3। लोन पेयर बैलेंस बाई 2, तो बैलेंस 0 तो 0 जोड़ दो, 3 + 0 स्टेरिक नंबर 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। ऐसा, तो यह एक मेथड है, बड़ा मेथड है कैलकुलेट करने का हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का 2 मेथड्स हमने देखा। एक शॉर्टकट जो था फॉर्मूला वाला v + a - c/2, और दूसरा ये बड़ा वाला। दोनों मेथड से रिजल्ट मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ जल्दबाजी है तो उससे करो आप, और पूरा क्लियर करना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वगैरह तो इससे करो। लोन पेयर वहाँ से पता नहीं चलेगा, तो लोन पेयर यदि पूछ रहा है तो फिर यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।